मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा, हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको जनसंचार की विशेषताएं, जो हमारा आज का विषय है, चर्चा के बिंदु हैं: ग्रहणकर्ता की प्रकृति, सार्वजनिक अनुभव, स्रोत की प्रकृति, चयन की दोहरी प्रक्रिया, विभिन्न माध्यमों की आवश्यकता, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ग्रहणकर्ता की प्रकृति। सबसे पहले हम जनसंचार की भूमिका के बारे में आपको बताते हैं कि पत्रकारिता के अंतर्गत जनसंचार महत्वपूर्ण और काफ़ी चर्चित है। अनेक पत्रकारों ने जनसंचार के विषय में अपनी अपनी मान्यताएं व्यक्त की हैं। प्रमुख बात यह है कि संचार मानव जीवन की एक बड़ी आवश्यकता है। जनसंचार एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन है जो आजकल उसके बिना पत्रकारिता ही नहीं है और भी जीवन के पक्षों का काम नहीं चल सकता। जनसंचार को पूरी तरह समझने के लिए मानव इतिहास का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि दुनिया में अनेक ऐसे दार्शनिक क्रांतिकारी नेता हुए हैं जिन्होंने जनसंचार के द्वारा विश्व को प्रभावित किया है। वर्तमान समय में जनसंचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ने तो सारी दुनिया में एक नई क्रांति ला दी है। आज के आधुनिक आविष्कार रेडियो और टेलीविज़न पर खेलों और दुनिया भर की घटनाओं का जो आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाता है, वह जनसंचार की महत्ता तथा उपयोगिता को स्पष्ट करने के लिए सबसे बड़ा प्रमाण है। जनसंचार की विशेषताओं में जेनेविट्स ने लिखा है कि विशेषीकृत समूहों द्वारा तकनीकी साधनों, प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म आदि के द्वारा व्यापक, असमरूप एवं बिखरे हुए श्रोताओं, दर्शकों एवं संकेतों का प्रसार ही जनसंचार है। स्पष्ट है कि जनसंचार के बिना कोई भी समाज न तो प्रगति कर सकता है और न अपने पिछड़ेपन से मुक्ति पा सकता है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने जनसंचार के क्षेत्र को व्यापकता प्रदान की है। ऐसी स्थिति में जनसंचार की विशेषताओं का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि संचार की दो विशेषताओं को महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इन्हीं दो विशेषताओं से जनसंचार की बाकी विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। पहली विशेषता यह है कि जनसंचार के द्वारा जनसमूह को अर्थात व्यापक श्रोताओं को संबोधित किया जा सकता है। और दूसरी विशेषता यह है कि जनसंचार में श्रव्य और दृश्य संप्रेषक माध्यम का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, फिल्म तथा श्रव्य और दृश्य टेप को लिया जा सकता है। आज इन सभी के माध्यम से हम सबसे अधिक सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। जनसंचार की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। सबसे पहली हमारी ग्रहणकर्ता की प्रकृति। जनसंचार की पहली विशेषता होती है ग्रहणकर्ता की प्रकृति। जनसंचार में ग्रहणकर्ता अधिक होते हैं। दूसरी बात यह होती है कि वह असमरूप होता है तथा विविध सामाजिक समूहों से मिलकर बनता है। ग्रहणकर्ता और संप्रेषक प्राय एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं हो पाते हैं। दूसरा है हमारा सार्वजनिक अनुभव। जनसंचार की दूसरी विशेषता सार्वजनिक अनुभव से जुड़ी हुई है। जब सब लोग बैठकर आपस में अपने अनुभवों की चर्चा करते हैं और अपने अनुभवों को एक साथ मिलकर बांटते हैं, तो वो कहलाता है हमारा सार्वजनिक अनुभव। जनसंचार में प्रत्येक व्यक्ति की साझेदारी होती है। तात्पर्य यह है कि उस तक सभी लोग पहुंच सकते हैं। इसके विपरीत किसी बार या कक्ष में व्याख्यान के समय ग्रहणकर्ता की निश्चित सीमा होती है। जनसंचार के संदेशों को कोई भी व्यक्ति ग्रहण कर सकता है
और ग्रहणकर्ता की कोई सीमा भी नहीं होती है। मुद्रण माध्यम को छोड़कर प्राय अन्य माध्यमों में दिया गया संदेश एक बार उपयोग में आने के बाद विलुप्त हो जाता है। तीसरा है हमारा स्रोत की प्रकृति। जनसंचार की तीसरी विशेषता हमारी स्रोत की प्रकृति से है। इस विषय में चार्ल्स राइट का यह कथन उल्लेखनीय है कि जनसंचार में स्रोत की प्रकृति जटिल होती है। संदेशों को तैयार करने और उनके संप्रेषण में पूरा संगठन कार्य करता है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जब भी कभी कोई टीवी कार्यक्रम तैयार किया जाता है और तैयार करने के बाद जब उसे प्रसारित किया जाता है, तब उसमें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि अनेक लोग लगे रहते हैं। इसी प्रकार किसी पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिका के प्रकाशन में अथवा फिल्म के निर्माण में भी अनेक लोग मिलकर टीम वर्क के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारी चयन की दोहरी प्रक्रिया। जनसंचार की एक विशेषता यह भी है कि इसमें चयन की दोहरी प्रक्रिया सम्मिलित रहती है। सबसे पहले जनमाध्य पूरी आबादी के उस भाग का चयन करता है जिसे वह अपना संग्राहक या ग्रहणकर्ता बनाना चाहता है। उसके पश्चात चयनकर्ता इस बात का भी ध्यान करता है कि अनेक उपलब्ध माध्यमों में से व्यक्ति किस माध्यम से किस संदेश को आसानी से और सरलतापूर्वक ग्रहण कर सकता है। तात्पर्य यह है कि चयन के पश्चात माध्यम का निर्धारण किया जाता है। जब चयन हो जाता है उसी प्रकार उसके बाद ही माध्यम देखा जाता है। लास्ट है हमारा विभिन्न माध्यमों की आवश्यकता। जनसंचार की विशेषताओं में एक विशेषता यह भी है कि इसमें जनसंचार के माध्यमों के विकास के अनुरूप ही तीव्र गति से विस्तार हो जाता है। अनेक माध्यमों की जो पहले से प्रचलित थे उनकी आवश्यकता कम होती जाती है और नए संचार माध्यमों की आवश्यकता जो समय के अनुरूप होती है बढ़ती जाती है। दूरदर्शन एक ऐसा माध्यम है जिसमें एक साथ एक ही समय में लाखों लोगों तक जनसंचार का कार्य किया जा सकता है। कुछ ही मिनटों में फोटोग्राफ अनेक समाचार पत्र के कार्यालय में वैज्ञानिक साधनों की कृपा से पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, एक ही समाचार पत्र एक ही दिन में पूरे देश में भी पहुंच जाते हैं। आगामी सदी में कंप्यूटर के अतिरिक्त कृपा से और भी अधिक सुविधाएं बढ़ जाएंगी। अंत में हम ये कह सकते हैं कि जनसंचार के द्वारा जो संदेश प्रेषित किए जाते हैं उसे आज अधिकांश लोग सरलता से ग्रहण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जनमाध्यम एक सामाजिक संस्था बनते जा रहे हैं। ये सामाजिक वातावरण से प्रभावित होते और सामाजिक वातावरण को प्रभावित भी करते हैं। हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि जनमाध्यम और समाज सदैव ही एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। जनमाध्यम समाज की आर्थिक परिस्थितियों को भी प्रभावित करते हैं, तो दूसरी ओर वे स्वयं समाज की आर्थिक परिस्थितियों से भी प्रभावित होते रहते हैं। तो आज हमने पढ़ा है जनसंचार की विशेषताएं, जिसमें पहली थी हमारी ग्रहणकर्ता की प्रकृति, दूसरी सार्वजनिक अनुभव, तीसरी स्रोत की प्रकृति, चयन की दोहरी प्रक्रिया, विभिन्न माध्यमों की आवश्यकता। नेक्स्ट अध्याय में हम पढ़ेंगे पत्रकारिता से संबंधित जनसंचार माध्यमों का परिचय। धन्यवाद।